Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज सिलेबस में जितने भी डिफरेंस बिटवीन हैं वो सब एक साथ। अब आप पूछेंगे मैम क्यों पढ़ा रहे हो ऐसे अलग से, हमने पढ़े हुए हैं टॉपिक वाइज उसमें। तो बेटा देखो, डिफरेंस बिटवीन से हर बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे जो हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे वो सिर्फ इस एस्पेक्ट से नहीं पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आए तो ही आप आंसर कर पाए। यहाँ पे हम हर एक टॉपिक को कंपैरिजन तो करेंगे टॉपिक्स का, लेकिन उसके साथ साथ हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इससे अगर इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि मस्त तरीके से करके आओगे तुम अपना पेपर अटेम्प्ट। ठीक है, अब हुआ क्या कि डिफरेंस बिटवीन पहले तो हल्के लग रहे थे, लेकिन जब हमने एक्चुअली काउंट करना शुरू किया तो बहुत सारे निकल गए। फिर हमने बोला कि एक वीडियो बनेगी तो 10-12 घंटे चल जाएगी, वो मतलब नहीं बनता, कोई भी बच्चा बैठ के नहीं देखेगा, राइट। तो हमने पूरे डिफरेंस बिटवीन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मैंने डिवीजन किया है। फर्स्ट से थर्ड चैप्टर मैंने पार्ट 1 में कवर किया है क्योंकि बहुत कम डिफरेंस बिटवीन थे। सेकेंड वीडियो में मैंने चैप्टर 4 के, सिर्फ चैप्टर 4 के वीडियोस मतलब डिफरेंस बिटवीन को कवर किया है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ चैप्टर 5 के डिफरेंस बिटवीन को कवर किया क्योंकि अगेन वो भी बहुत सारे थे, 7-8 डिफरेंस बिटवीन एक ही चैप्टर में थे। फिर 6th 7th 8th को मैंने पार्ट 4 में कवर किया है और आपकी जो मतलब बुक 2 है, ठीक है, वो पूरी की पूरी आपकी 5th पार्ट में आएगी। ठीक है, समझे ना क्या स्कीम है। सेकेंड बुक पूरी की पूरी 5th पार्ट में आएगी, बाकी फर्स्ट बुक के सारे डिफरेंसेस 4 पार्ट्स में आएंगे, जिसमें 1st to 3rd चैप्टर फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में आपका सिर्फ 4th चैप्टर है, थर्ड पार्ट में सिर्फ आपका 5th चैप्टर है और बाकी के चैप्टर्स आपके 4th पार्ट में पूछे गए हैं, मतलब बताए गए हैं, सॉरी पूछे नहीं गए। आया समझ। तो इस तरह से हम चलने वाले हैं। हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ये है हमारा पार्ट 3। ठीक है, तो आपको पता है इसमें आपको 5th चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत होगी आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ। ऑर्गेनाइजिंग में भी काफ़ी सारे डिफरेंस बिटवीन थे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इन दोनों के साथ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल बढ़िया सा। यहाँ आ जाइए, यहाँ हम जाते हैं हमारी वाइट स्लाइड पे ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज़ दिख जाए। अब इमेजिन करिए 2 कंपनीज, ठीक है, ये है आपकी कंपनी नंबर 1, ये है आपकी कंपनी नंबर 1, इसको हम नाम दे दें A, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम कंपनी B का। वो है कंपनी A, ये है कंपनी B। ठीक है, अब कंपनी A में क्या है कि कंपनी A ना बहुत बड़ी है, लाइक एक्सट्रीम बड़ी है, ठीक है, पर बनाते ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सिंगल, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई। मतलब ऐसा मानो ये इंडिया की भी मांगे पूरी करते हैं, उनकी भी डिमांड्स फुलफिल करते हैं और वर्ल्ड ओवर इनकी सप्लाईज जाती है। तो इनकी जो वॉल्यूम होती है ना ऑपरेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है कि ऐसे मानिए बहुत विशाल बड़ी सी कंपनी है ये। अब ऐसी कंपनी में चाहे प्रोडक्ट सिंगल भी हो तब भी चीज़ें बहुत हेक्टिक होंगी, मानते हैं ना। एक बहुत बड़ी कंपनी को हैंडल करना किसी ऐसे नौसिखे की बस की बात तो नहीं होती ना, अच्छे से ही करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि यहाँ पे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन का काम संभालेगा, दूसरा डिपार्टमेंट जो सेल्स एंड मार्केटिंग देखेगा, तीसरा डिपार्टमेंट जो अकाउंट संभालेगा, चौथा डिपार्टमेंट जो कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज करेगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स थे। अब भाई क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है तो आपको हर एक फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तो आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ना बहुत बेसिक सा, तो जब मैग्नेट ब्रेन्स स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियसली बहुत चुनिंदा लोग थे, राइट। हम 5-6 टीचर्स ही थे, 2-3 स्लाइड मैन थे और देन 1-2 SEO वाले थे, ऐसे था बस। एक ऐसे मानिए 15-20 लोगों की टीम थी और मस्त हम पार्टी करते थे। जब भी किसी का भी बर्थडे आता था हम लोग पार्टी करने बाहर जाते थे।
फिर ये टीम एक्सपैंड हुई, यहाँ तक ना चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत ही सिंपल थी, बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। फिर चीज़ें ऐड ऑन होने लगी, लोग ऐड ऑन होने लगे, नए नए टीचर्स आने लगे, एसईओ टीम वाले आने लगे, कैमरामैन और हायर कर लिए गए, देन हमारे स्लाइड वाले और हायर कर लिए गए। तो इसे करते 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 टीम का साइज़ बढ़ता गया। फिर हम लोगों को समझ में आ गया कि इतनी सारी टीम को अगर साथ में पार्टी देंगे ना तो फिर पूरे साल की सैलरी इसी में ही उड़ जाएगी, तो रहने ही देते। तो हमने वो पार्टी वाला कल्चर छोड़ दिया। अब क्योंकि टीम बढ़ने लगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, चीज़ें इंटेंस होने लग गई, तो यहाँ समझ में आया कि नाउ तो वी नीड अ प्रॉपर सेग्रीगेशन। पहले क्या होता था, कभी कभी स्लाइड टीम वाला ही एसईओ वाला काम भी कर लेता था, एसईओ वाला बंदा ही स्लाइड वालों की हेल्प कर देता था, कभी कभी कैमरामैन यहाँ पे बैठ के कैमरा वो करता था मैनेज, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता था उसमें जाके स्लाइड टीम में बैठ जाता था। तो ऐसे चीज़ें चल रही थी कि चल रहा था बस सब कुछ ठीक है। बट फिर जब स्पेशल वो हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो स्पेशलाइजेशन रखी गई कि ये मेंबर्स स्पेसिफिकली स्लाइड टीम के हैं, ये मेंबर्स स्पेसिफिकली कैमरामैन्स वाली टीम के हैं, ये मेंबर्स स्पेसिफिकली एसईओ टीम के हैं, और ये हैं टीचर्स हमारे, और ये एडमिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे, कुछ ऐसे लोग रखे। तो अब सेग्रीगेशन कर दिया क्योंकि कंपनी बड़ी होती गई। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझने लग जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जितनी सिंपल पहले रहती है वैसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन लानी पड़ती है। तो इसी वजह से हमने, चाहे प्रोडक्ट सिंगल था बट स्टिल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई थी, कंपनी बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने अलग 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 ऐसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, आया इतना समझ? चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड कंपनी नाउ। अब सेकेंड कंपनी की कहानी क्या है कि ये कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये कंपनी बना रही है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। अब इस कंपनी के वॉल्यूम चाहे जितना मर्जी हो प्रोडक्शन का, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है। डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने अच्छे से, बाकायदा, बहुत ही तसल्ली से। एक्सक्यूज मी। तो जब ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे और नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे थे, तो इनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना हमें क्या करना है, हमें ना एक डिपार्टमेंट बनाना है इस प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो डिपार्टमेंट कंप्लीटली सारी इसी से चीज़ रिलेटेड चीज़ें देखे। फर्स्ट से पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी में बिस्किट्स भी बनते हैं, अब तो कुकीज़ भी बनने लग गई हैं, चॉकलेट्स भी बनती हैं, टॉफ़ीज़ भी बनती हैं, एंड देयर विल कम अ टाइम जब वो नमकीन वगैरह भी बनाना शुरू कर देंगे, जो भी है। ठीक है, तो पार्ले जी इतना सारा सामान बना रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे टॉफ़ीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, बिस्किट्स के लिए दूसरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, तीसरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया फर्स्ट से उन्होंने कुकीज़ के लिए, और चौथा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया और क्या बनाते हैं ये लोग, चॉकलेट्स फर्स्ट से। ठीक है, हैम्पर्स बढ़िया बढ़िया ऐसे कुछ बना रहे हैं, तो उसका कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट 1 के लिए, वो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट 2 के लिए, वो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट 3 और लाइकवाइज। अब सारा काम प्रोडक्शन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, अकाउंट्स का, दिस एंड दैट, सारा का सारा ये डिपार्टमेंट अपने आप ही करेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ऐसे दो अलग अलग कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, कंपनी बी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, डाइवर्सिफाइड है काफ़ी ज़्यादा। बट ये वाली कंपनी बहुत ही हाई वॉल्यूम पे वो करती है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, विशाल कंपनी है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि ये कौन से स्ट्रक्चर से चल रही है, पहले तो हम पेन सेलेक्ट करते हैं बढ़िया सा, लेट्स सेलेक्ट दिस कलर। ओके, नहीं यार ये तो पहले से ही है, पिंक करें? ओके, पिंक कर लिया। चलो, अब देखा जाए कंपनियां दोनों बढ़िया अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ हमें अलग दिख रहा है। यहाँ जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो ऐसा है कि एक प्रोडक्ट के ही सेग्रीगेशन की हुई है फंक्शन वाइज, वेयरएज यहाँ पे फंक्शन वाइज सेग्रीगेशन नहीं है, प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेशन है। तो यही तो है हमारा फंक्शनल और डिविजनल। जब हम सेग्रीगेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बट वहीं पे अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं डिपार्टमेंट्स का
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसको बोलते हैं डिविजनल। अब एक याद करने का तरीका बताती हूँ। वैसे तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो चीज फंक्शंस के बेसिस पे होगी तो वो फंक्शनल कहलाई जाएगी, लेकिन जो चीज प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होगी वो क्या कहलाई जाएगी, डिविजनल, है ना? यही बोला मैंने। अब याद कैसे करें, एफ एफ रिलेशनशिप, पी और डी का रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? देखो डी बनाओ, ठीक है, डी का डंडा लंबा खींच दो, पी बन गया, है ना? बहुत ही बेकार और बहुत ही वाहियात तरीका बताया मैंने याद करने का, बट इससे याद रह जाएगा, आई एम श्योर। डिविजनल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, फंक्शनल फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही इस कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाया जा रहा है, वेरएज यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाया जा रहा है। हो क्या रहा है, वहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, तो कभी भी क्वेश्चन में आता है कि सिंगल प्रोडक्ट बना रही है कंपनी और 2-3 फंक्शंस का नाम लिखा जाता है, तो समझ जाना वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। यहाँ से केस स्टडीज काफ़ी सारी आती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कंपनी में ऐसा दिखाया गया है कि प्रोडक्ट ये बना रही है, फिर वो बना रही है, फिर ये बना रही है, फिर वो बना रही है, तो मतलब आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ से भी केस स्टडीज़ बहुत आती है, मतलब ये दोनों एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया है प्रॉपर सेग्रीगेशन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ लिखे हुए हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस तरह से फॉर्म किया जाता है। Okay, basis of formation में they say this structure is formed on the basis of functions. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शंस के बेसिस पे बनाया जाता है, लाइक मार्केटिंग, अकाउंट्स, सेल्स, प्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो फंक्शंस के बेसिस पे एग्जिस्टेंस में आए हैं। वहीं पे अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो बेसिस होता है वो होता है आइटम जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन आइटम देन इन दैट सिनेरियो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी क्रिएटेड। नंबर ऑफ आइटम्स अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी बढ़ेंगे उसके साथ ही। सेकेंड, हम बात करें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ ये बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी वो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे? देखो, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बेसिस होगा, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर बेस्ड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड होगा। भाई जितना बिक रहा है अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे मैनेज करेगा। फॉर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो 10 पीस बेच पाती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ 5 पीस बना रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा ना उसको 5 पीस और बनाने हैं। तो ये उसको कहाँ से समझ में आया? सेल्स डिपार्टमेंट्स के फिगर्स देख के ना। अगेन ऐसे ही जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को भी देखेगा। वो देखेगा कहाँ पे लोगों की कमी है, कहाँ मैं और लोग ऐड कर सकता हूँ, कहाँ लोग ज़्यादा हैं कि वहाँ से लोग निकाल के कहीं और ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंटली वर्क करती है। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर वो होता है, डिपेंडेंट होता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, so they say difficult to make accountable as departments are independent नहीं, they are dependent, departments are dependent on each other, that's why ये accountability fix करना बहुत ज़्यादा difficult task हो जाता है। Then divisional structure में ये बोलते हैं easy to fix the accountability as departments work independently। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 एक डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा, प्रोडक्ट 2 दूसरा डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है बिकॉज वही डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे काम कर रहा होगा। तो उसमें कोई गलती जा रही है, उसके लॉसेज आ रहे हैं, उसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए वही डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज दैट डिपार्टमेंट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन वाले लोग भी बैठे होंगे, सेल्स वाले भी बैठे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी बैठे होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही। दैट्स व्हाई एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक होलसम वो होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, ये थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन वहीं पे ये वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब ऐसा क्यों बोला गया वो देखिए, देखें यहाँ पे हमने प्रोडक्शन, अकाउंट, सेल्स एंड ये सारे अलग अलग क्रिएट कर दिए, बट यहाँ क्या होगा, कंपनी बी में
प्रोडक्ट एक का एक डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग कौन से आ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले भी आ रहे हैं, अकाउंट्स वाले भी आ रहे हैं, सेल्स वाले भी आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी आ रहे हैं। देन प्रोडक्ट 2 की बात करो तो अगेन प्रोडक्शन वाले भी आ रहे हैं, अकाउंट्स वाले भी आ रहे हैं, सेल्स वाले भी आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी आ रहे हैं। अब आप देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उतने नंबर ऑफ लोग ऐड होते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन इसका भी वही संभाल रहा है, इसका भी वही संभाल रहा है, इसका वही संभाल रहा है, नहीं, हर किसी के लिए अलग 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 इंसान आएगा। इसका जो अकाउंट्स वाला होगा वो इसकी चीज़ें मैनेज करेगा, इसका अकाउंट्स वाला इसकी चीज़ें मैनेज करेगा, इसका अकाउंट्स वाला इसकी चीज़ें, और इसका अकाउंट्स वाला इसकी चीज़ें। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ पीपल हायर करने पड़ेंगे, अगेन खर्चे वाली बात हो गई। उसके बाद जो काम होगा वो भी एट टाइम्स डुप्लीकेटेड वे में होगा कि एक इंसान सेम काम एक डिपार्टमेंट में कर रहा है, वही काम दूसरा इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहा है। तो एक सिंगल इंसान या फिर एक सिंगल टाइम वो काम करने से नहीं चल रहा है, आपको 2-3 बार करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो डुप्लीकेशन भी एक बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, मुद्दा बन जाएगा। सो या डुप्लीकेशन की वजह से काफ़ी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको नॉन इकोनॉमिकल बोला गया है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो स्पेशलाइज बनेगा सिर्फ एक फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो बंदा है वो सारे फंक्शंस में एक साथ स्पेशलाइज होगा अगर वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। फॉर से डिपार्टमेंटल हेड है जो मैनेजर जो है वो क्या करेगा, वो अपने अंदर प्रोडक्शन वाले को भी रखेगा, सेल्स वाले को भी रखेगा, हर किसी को रखेगा। तो वो सबको देख रहा है, सबके काम ओवरसी कर रहा है, तो उसके पास एक्सपोजर कितना सारा है काम करने के लिए, राइट। तो वही चीज़ है कि वो स्पेशलाइज हर चीज़ में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, मैनेजर होगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ में स्पेशलाइज हो पाएगा। अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है तो वो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज हो पाएगा, मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग में हो पाएगा, एंड वाइस मतलब लाइक वाइज। चलिए स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ पे फंक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन की बात करें, कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स। ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कंपनी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत बेटर होता है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इन वन डिपार्टमेंट ओनली। सारी की सारी एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट की उस मतलब एक प्रोडक्ट की एक ही डिपार्टमेंट में की जाती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ईजी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे ना, तो सब अपने अपने में लगे रहेंगे, सब अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहते हैं। दैट्स वाई समटाइम्स हो सकता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट की चीज़ों को रिक्वायरमेंट को नेग्लेक्ट करते हुए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस लेस रहती है, यहाँ पे लेस लिबरल चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे लेस आपको डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है, वेयरएज डिविजनल में ज़्यादा मिलती है। सूटेबल की बात करो तो सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जहाँ पे बहुत सारी आइटम्स बन रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। So these are like 7 differences between functional and divisional structure। मैं साइड हो रही हूँ so that आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ये लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं, इनका भी ले लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन में, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये वाला तो थोड़ा बहुत रिलेटेबल है क्योंकि ये चीज़ तो आप खुद भी फेस कर चुके हैं अपने स्कूल में। तो आज मैं आपको स्कूल के एग्जाम्पल से ही समझाने वाली हूँ ये कॉन्सेप्ट। देखो अब स्कूल में जब तुम जाते हो सबसे पहले तो चलो एक और ऐड कर लेते हैं स्लाइड, यहाँ पे पिंक कलर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। बढ़िया सा लग रहा है मुझे ये कलर। ओके तो इमेजिन करो ये कौन हो, तुम हो पिंकी, पिंकी, ठीक है। नाम क्या रखें, पिंकी रख लेते हैं, क्योंकि पिंकी नाम ना मतलब हम पंजाबियों में पिंकी नाम लड़कों का भी होता है और नॉर्मली तो पिंकी नाम लड़कियों का होता ही है, तो एक ऐसा नाम है जो सब अपने ऊपर फिट कर सकते हो। सो पिंकी ने किया एक स्कूल ज्वाइन, नया नया ताज़ा ताज़ा। अब जब आप स्कूल ज्वाइन करते हो तो आपकी इंटरेक्शन होती है एक स्कूल में टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ,
ठीक है, हेड मिस्ट्रेस के साथ, एट टाइम्स मॉनिटर्स के साथ। तो इन लोगों से आप कैसे बात करते हो कि बिल्कुल ऐसे, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, मे आई कम इन सर, सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैम आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, ऐसी बात करते हो ना, बहुत ही फॉर्मल वे में, बहुत ही मतलब थोड़े सोफेस्टिकेटेड वे में, राइट। वहीं पे इसी स्कूल में आपके बनते हैं कुछ दोस्त जिनके साथ आप कैसे बात करते हो, कहाँ जा रहे तू, क्या करेगा तू, कहाँ चले, यहाँ पे लाया क्या, पैसे लाया क्या, आज कैंटीन चले क्या, वहाँ पे खाएं क्या, आज तू मेरा टिफ़िन खा ले, बढ़िया नहीं है, आज तू मुझे अपना टिफ़िन खिला दे, अरे तू अंकल चिप्स लाया मुझे खिला दे, ऐसे बात करते हो ना, बहुत ही इनफॉर्मल वे में। तो वहाँ पे, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे दो अलग अलग तरह की इंटरेक्शन होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। एक होती है जो काम से रिलेटेड बातें करते हैं, जो काम की बातें करते हैं, जो सोफेस्टिकेटेड वे में बातें करते हैं, और वहीं पे दूसरी ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो जाएंगी। कल का तूने बिग बॉस का एपिसोड देखा, फराह खान आई थी, तूने ये देखा, अब्दू ऐसा बोलता है, एंड आई गेस अब्दू को सब देखते हैं। पर्सन ऑल्सो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर लाइक जुडिशियल सर्विसेज, काफ़ी हद तक उसका क्लियर भी हो गया। तो ही इज टेलिंग मी, बात करते करते ही वाज लाइक, चालाक, हाँ तुम बहुत चालाक। तो आई वाज लाइक, तू भी अब्दू देखता था, ही वाज लाइक हाँ मैं भी अब्दू देखता हूँ। तो राइट, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब देखते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट इट। मतलब मैं तो, इफ़ आई रिमेंबर, मैं तो अपने स्कूल में जब थी तो हम कुछ भी ऐसा देखते थे ना, अगले दिन हम ब्रेक में बैठ के वही डिस्कस करते थे, तूने कल वाला एपिसोड देखा, कैसा हुआ था उसमें, ये हुआ, सबने देखा है, सबको पता उसमें क्या हुआ, बट स्टिल यू हैव अ डिस्कशन। और वो भी बहुत ही, क्या अभी ये काम की डिस्कशन है, पहले तो मुझे ये बताओ, नहीं, ये बिना मतलब की डिस्कशन है, लेकिन ये डिस्कशन करके कितना बढ़िया लगता है ना, ऐसे खुशी होती है अंदर से कि यार मैंने भी देखा था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। या फिर ऐसी बातें करके कि यार बोरियत लग रही है यार, ये टीचर तो बहुत पका रहा है यार, इसको जाने दो यार, इसको जल्दी वो करो यार, मेरे को नींद आ रही है। ये सब बातें बोल के भी तो आपको कितना लाइट फील होता है कि देयर इज समबडी जिसके साथ आप अपना यू कैन बी योरसेल्फ, और वो आपको जज नहीं करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स कब आती हैं, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यू फील कि हाँ, यू फील वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग कि हाँ मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छा फील कराती हैं। बट क्या ये नेसेसरी होती हैं, क्या इसमें कोई भी काम की बात होती है? द आंसर इज नो। ये सारी वेलीगिरी होती है, वेली बातें होती हैं, बट इनसे हमें अच्छा बड़ा लगता है। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेम सिनारियो होता है। वहाँ पे आप अपने कुलीग से बात करते हो काम के रिगार्ड में, या फिर अपने बॉस से बात करते हो, अपनी एचआर से बात करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन वो सारी काम की होती हैं। और उसी के साथ ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हो तो आप फ्रेंड्स बनते हो कुछ लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ भी आप एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मल ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, कि भैया काम का स्ट्रक्चर है, यहाँ आपने फॉर्म किया है ताकि आप काम की बातें कर सकें। लेकिन जहाँ पे आप ये वेलागिरी करते हैं वो आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, जहाँ पे आप बेसिकली अपनी सोशल नीड्स जो होती हैं उनको फुलफिल कर रहे होते हो, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट्स पे ले आती हूँ। ये हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में ये बोलते हैं फॉर्मल में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड डेलिबरेटली इन अ प्लान्ड मैनर। फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ये इंसान प्रिंसिपल है, ये इंसान हेड मिस्ट्रेस है, ये इंसान एकेडमिक सुपरवाइजर है, ये इंसान आपका क्लास टीचर है, ये इंसान आपका मॉनिटर है। डेलिबरेटली ऐसा बनाया जाता है सिस्टम, ताकि आपको पता हो कि आपको जिस भी लेवल से शुरू करना है तो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाना है या घटते घटते कहाँ आना है। सो ये प्लान्ड वे में बनाया जाता है। लेकिन कभी आप दोस्त प्लान्ड वे में बनाते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में आए, मुझे ये इंसान सही लग रहा है, इससे मैं दोस्ती करूंगा, ये इंसान बड़ा काम का लग रहा है, ये तो मेरा दोस्त बनना चाहिए। नहीं ना, दोस्त तो आप उन लोगों को बनाते हो जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बनता है, और इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है इन्वॉल्व।
पर्पस की बात करें, द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू वर्क सिस्टमैटिकली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे जो पर्पस होता है स्ट्रक्चर का वो ये होता है कि भैया आप सिस्टमैटिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहते हो, काम को थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज करना चाहते हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हो। वेयर एज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो पर्पस होता है वो होता है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आपकी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको बात करके अच्छा फील हो रहा है, काइंड ऑफ दैट। Behavior of members. Under this structure, the behavior of member employees is decided by the managers. यहाँ पे जो लोगों का एम्प्लॉयज का बिहेवियर होता है वो मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसको डिसाइड करने का काम किसका होता है? मैनेजर का होता है। Whereas यहाँ पे आप इंडिविजुअली खुद ही डिसाइड करते हो, मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलता है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं चलता। यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बात करते हो किससे किस तरीके से करना चाहते हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में ये बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है विच डिसाइड्स द स्केलर चेन एंड डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आई होप आप सबको स्केलर चेन के बारे में पता है, जहाँ पे मूवमेंट जो होती है, कम्युनिकेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से इट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को यहाँ वाले को यहाँ वाले से बात करना है तो इस तरह से पूरा मूव करेगा कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्केलर चेन बनाया जाता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है और उस प्रकार से काम चलता है। वेयरएज इनफॉर्मल में यहाँ पे कोई भी प्लान स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फिक्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता, यहाँ सब दोस्त, सखा, बंधु ये सब होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्केलर चेन में हम कम्युनिकेशन देखते हैं कि कौन कैसे किससे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन वहीं पे यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता जिसका जिससे मन करता है बात करने का उठ के करने लग जाते हैं, दैट्स इट। जैसे फ्रेंड्स में करते हैं ना, आप क्या वो करते हैं प्लान कि मैं पहले ये बात रिंकी को बताऊंगी, रिंकी फिर पिंकी को बताएगी, पिंकी फिर अजय को बताएगी, अजय फिर किसी को भी बता दे, आगे जो भी बताना हो। ऐसा नहीं होता, आप किसी को भी रैंडमली बता सकते हैं बातें, ठीक है। लीडरशिप की बात करें तो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड द लीडरशिप। यहाँ पे लीडरशिप और अथॉरिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। द पर्सन विद हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज लीडर। जो भी बंदा टॉप लेवल पे बैठा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट लीडर बन जाता है कि भैया ये हमारा मैनेजर है, ही विल बी आवर लीडर, यही हमें लीड करने वाला है, क्योंकि उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर्स है। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग हिम अ लीडर। लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में लीडर वो इंसान बनता है जो कि पहले अपना कदम आगे बढ़ा दे, या जो वो होता है ना कुल्हाड़ी पे पैर मारना, वही चीज करे। क्योंकि यहाँ पे यूं होता है गट्स चाहिए होता है। फर्स्ट से हमें प्रोटेस्ट करना है तो एक लीडर की आवश्यकता पड़ेगी जो सबके सामने बोलने के लिए तैयार है, तो जिसके अंदर वो क्वालिटीज होंगी वो लीडर बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मैनेजर आपका नहीं भी बोल पाए तब भी वही लीडर होएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पावर्स उसके हाथ में है। स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉपर प्लान्ड वे में बनाया गया है कि प्रिंसिपल होगा, फिर उसके नीचे होगा, फिर ये होगा, फिर होगा, फिर होगा, तो वो लोग चेंज होते रहेंगे, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। रीज़न बीइंग दोस्ती बनती है, दोस्ती टूटती है, बात करना शुरू करते हैं, बात करना बंद करते हैं, तो इस प्रकार से चलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में स्टेबलाइजेशन नहीं होता है सच। चलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो नहीं आप फॉलो करते तो पेनल्टीज लगती हैं। लेकिन ग्रुप के कोई रूल्स नहीं होते। कभी आपने सुना है कि चलो कल हम सब रेड पहन के आएंगे एंड दैट्स अ रूल, जिसने भी ये रूल ब्रेक किया वो हमारे ग्रुप से आउट हो जाएगा। बचपन में करते थे आई गेस ऐसी इडियोटिक हरकतें कि छोटी छोटी बातों में ग्रुप से आउट इन कर लेना होता था। लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में वो सब चीज़ें होती हैं। आज के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, आई डोंट थिंक सो दे फॉलो दीज थिंग्स, बट येस इंडीड यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। इंटरडिपेंडेंस, द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट सिस्टमैटिकली आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ओवर हो भी जाती है तब भी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है सिस्टमैटिकली। इनफॉर्मल डिपेंड करता है फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, ये इसका डिपेंडेंसी होता है इस स्ट्रक्चर पे कि भैया जिस प्रकार से फॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा टू एन एक्सटेंट हमारा स्ट्रक्चर भी उसी के बाद ही फॉलो होगा, मतलब बनेगा, या फिर
उसके साथ ही हम उसको बना सकते हैं। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे फ्लो होती है टॉप टू बॉटम, यहाँ अथॉरिटी फ्लो करती है हर एक डायरेक्शन में। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जिसको जो करना है करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, सिंपल सी बात। चलिए, यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल वाले पॉइंट्स खत्म होते हैं। आप एक काम करिए, बढ़िया सा इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। अच्छा, बीच में मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी मैम रेफरेंस बुक्स कौन सी लेनी है, मैम किस बुक से पढ़ना है। तो मैंने आप सबको रेकमेंड किया था आप एनसीईआरटी से पढ़िए, लेकिन जब डिफरेंस बिटवीन की बात आती है ना, तो एनसीईआरटी में बहुत सिलेक्टेड डिफरेंस बिटवीन लिखे हुए हैं और इतने अलग से पॉइंट्स बना के भी नहीं लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा मौका दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आपको अलग से कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में। ओके, बट इस डिफरेंस बिटवीन को समझाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अच्छे से समझ आ गया ना, तो अकाउंटेबिलिटी और थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे एग्जाम्पल हमारे एमबी टीचर्स का। इमेजिन करिए आपके सामने एमबी टीचर खड़े हैं, वैसे इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, खड़े ही हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स में टीचर के रूप में हायर किया गया था, तो हमें मिली थी कुछ पावर्स लाइक हम स्लाइड टीम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम अपने कैमरामैन को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो ऑफिस बॉयज़ हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम एसयू टीम में कुछ मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों मिली थी ये पावर, ताकि हमारी जो ड्यूटीज़ हमारे ऊपर आई हुई हैं उनको हम अच्छे से फुलफ़िल कर पाए, उसमें कोई कमी पेशी ना जाए। इसके लिए हमें पावर दी गई कि आपको ये चीज़ें ये है आपके अरेना में, इतनी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस पोजीशन पे होने की कुछ जिम्मेदारी भी दी गई। जिम्मेदारी लाइक हम सही से कंटेंट प्रिपेयर करवाएंगे, हम अपना 100% देंगे, हम कैबिन में आके अच्छे से पढ़ाएंगे, गलत चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, हम पहले से अपना होमवर्क करके आएंगे, हम कभी भी किसी को यहाँ पे बिना मतलब कि किसी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब हमें एमबी में एज अ टीचर हायर किया गया था, तो हमें मिली थी कुछ पावर्स और कुछ जिम्मेदारियाँ। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़, कुछ ऑब्लिगेशंस। पावर्स में मैंने आपको बता दिया कि भैया हमारे जो प्रोफाइल है, जो जॉब पोजीशन है, उसके अरेना में जो चीज़ें आती थी उसके ऊपर हमें अथॉरिटी मिली, पावर मिली कि आप ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जिस चीज़ के लिए आपको हायर किया गया है, आपकी जो ड्यूटीज़ बनती हैं उसके लिए आप जिम्मेदार भी होगे कि आपको वो भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो जैसे हमें यहाँ पे हायर किया गया, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, उनकी भी जॉब के साथ थोड़ी पावर्स आती हैं एंड एट द सेम टाइम थोड़ी जिम्मेदारियाँ आती हैं। बस ये पावर्स और जिम्मेदारियाँ ही तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है। पावर्स को हम बिजनेस की लैंग्वेज में अथॉरिटी बोल देते हैं और जिम्मेदारियों को या ऑब्लिगेशंस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं। ये बोलते हैं कि जब कोई इंसान से आपको कोई काम करवाना होता है तो उसे उतने अमाउंट की पावर भी देनी चाहिए, अथॉरिटी भी देनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले इंसान को इंस्ट्रक्ट करके अपना काम करवा सकता हो। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, फर्स्ट से आपके क्लास का मॉनिटर है। अब आपके फ्रेंड सर्कल में से ही किसी इंसान को उठा के क्लास का मॉनिटर बना दिया। अब ये मॉनिटर किसी को भी चिल्ला सकता है, डांट सकता है, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है, टीचर के आने पे, टीचर की एब्सेंस में क्लास को अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्लास को माइंड करवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी सारी पावर्स उसको दी गई हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम
कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां भी तो बनती हैं कि अगर टीचर क्लास में नहीं है तो उसे मस्ती नहीं करने देनी है बाकी स्टूडेंट्स को, उसको इंश्योर करना है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट। तो एक इंसान को जब किसी पोजीशन पे बिठाया जाता है तो उसके पास कुछ पावर्स आती हैं एंड साइमल्टेनियसली उसके पास कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। ये दोनों ना हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को पावर दी थी बिल्कुल बिंदास वे में और कुछ ड्यूटीज़ नहीं थी, कुछ ऑब्लिगेशंस नहीं थी। ये पॉलिटिशियंस वाला काम नहीं चल रहा कि भैया पावर्स तो तुमने भर भर के उनको दे दिए बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसको जितनी बड़ी पोजीशन दी जाती है, जितनी ज़्यादा पावर्स दी जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑब्लिगेशंस भी बनती है। आपने हमेशा देखा होगा किसी भी बिजनेस में जो ऑनर होता है उसकी फुल ऑन वो होती है अथॉरिटी, फुल ऑन पावर्स होती हैं। लेकिन मुसीबत के समय में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड भी कौन रहता है? वही इंसान रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी की ही बनती हैं। सो जिस इंसान के पास जितनी पावर्स होती हैं साइमल्टेनियसली उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स मतलब अथॉरिटी हैंड इन हैंड चलती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं चलती। और कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी ज़्यादा दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी अथॉरिटी के कंपैरिजन में। क्योंकि अथॉरिटी ज़्यादा दे दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में तो रिसोर्सेज का मिसयूटिलाइजेशन होगा, एक इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन जाएगा, वो इंसान किसी की भी नहीं सुनेगा, उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अहम आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे दोगे और अथॉरिटी उतनी दोगे नहीं तो वो इंसान काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमने मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि भैया तुझे क्लास में टीचर के एब्सेंस में क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लेकिन मॉनिटर की कोई सुन ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, वो किसी को पेनल्टी नहीं लगा सकता, वो किसी को पनिश नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या पॉसिबल होगा मॉनिटर के लिए उस क्लास को डिसिप्लिन में रखना? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जिस भी इंसान को हम पावर्स देते हैं साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ ट्रैवल करते हैं, और जिस इंसान को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं पावर्स भी उसको देनी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फ़र्क होता है। यहाँ आ जाइए, फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में बोलते हैं अथॉरिटी इज़ द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर या फिर वो पोजीशन जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इसमें से और इसमें से क्या चुनना है, इस पोजीशन पे तुम बैठते हो कि भैया चुनने वाला काम तुम्हारा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे से इट इज़ द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये एक ड्यूटी है या टास्क है जो एक इंडिविजुअल को दी जाती है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ऑरिजिन की बात करें तो ये बोलते हैं अथॉरिटी आपकी फॉर्मल पोजीशन की वजह से आती है। कहने का मतलब ये है कि मैं मैग्नेट ब्रेन्स में टीचर का काम कर रही हूँ तो मेरी पोजीशन यहाँ पे क्या है, टीचर वाली है। तो टीचर की पोजीशन के चलते हुए जितनी भी पावर्स होंगी वो असाइंड रहेंगी, मतलब बेसिकली इस पोजीशन पे जितनी भी पावर्स लागू होंगी वो सारी मुझे दी जाएंगी। तो ये मेरी फॉर्मल पोजीशन की वजह से मुझे मिली है। वहीं पे अगर मैं एससीओ टीम में होती तो मेरी पोजीशन यहाँ होती तो मुझे पावर्स उतनी मिलती। मेरे ऊपर टीचर्स होते तो उनकी पावर ज़्यादा होती मेरे कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमेशा पोजीशन वाइज यहाँ पे क्या होती है, अथॉरिटी मिलती है इंसान को। तो ऐसे में जो सबसे नीचे लेवल पे काम कर रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सबसे कम पावर्स होती हैं, और जो सबसे टॉप लेवल पे काम कर रहा होता है उसकी सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली अथॉरिटी की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। और ये क्यों आती है, क्योंकि अगर मेरे सीनियर ने मुझे कोई काम दिया है तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर तुम्हारी क्लास टीचर तुम मान लो तुम ही मॉनिटर हो, तुम्हारी क्लास टीचर बीइंग अ मॉनिटर तुम्हें अगर कोई काम देती है तो दैट मीन्स तुम उनके लिए क्या होगे, ऑब्लाइज्ड होगे कि तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ योर सीनियर एंड यू आर हर सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से प्लस अथॉरिटी से ही अपनी पावर्स डिराइव करती हैं, उसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आती हैं। अगर अथॉरिटी ना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए ताकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सके। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो अथॉरिटी किस उसमें फ्लो करती है। देखिए अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी, यही आ जाते हैं वापस, ठीक है। अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी, ये है हमारा सुपीरियर, ये है हमारा सबऑर्डिनेट। कौन किसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है? कभी देखा है तुम लोग क्लास में जाओ और टीचर को बोलो अरे फ़ोन पे क्यों लगी हो, हटाओ, रखो इस फ़ोन को?
कभी किया है तुमने ऐसा? अरे करा होगा तो तुम्हारी अच्छे से क्लास ली गई होगी, राइट? तो मतलब ये काम तुम नहीं कर सकते, तुम अपने सुपीरियर को कुछ नहीं बोल सकते, राइट? तो अथॉरिटी हमेशा ऐसे फ्लो करेगी, ज़्यादा पावर्स जिसके पास होंगी वहाँ से कम पावर्स वाली अथॉरिटी मतलब जगह पे वो पर्टिकुलर चीज़ आएगी। तो अथॉरिटी हमेशा ऐसे मूव करती है। बट वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मूव करती है? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा कोई काम करने के लिए? सबऑर्डिनेट होगा ना, तो वो ऊपर के सिनारियो में मूव करेगी। तो वो डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। यहाँ पे आ जाइए वापस से। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में ये बोलते हैं अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है क्योंकि सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क असाइन किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टास्क को कंप्लीट करने की। डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे टीचर है, टीचर का फर्स्ट से उसको कोई काम था तो वो क्लास से बाहर चली गई, अपनी पावर्स किसको दे के? मॉनिटर को देगी। यूजुअली क्लास में पनिश करने का काम किसका होता है? टीचर का होता है ना। बट अब टीचर क्लास में नहीं है, वो एब्सेंट मतलब कहीं चली गई हैं, तो वो अपनी एब्सेंस में किसी और इंसान को वो काम दे के गई हैं कि क्लास में कोई भी शरारत करे पनिश कर देना तुम। तो यहाँ पे इस सुपीरियर ने क्या किया है? अपने सबऑर्डिनेट पे, सुपीरियर कौन है? टीचर। सबऑर्डिनेट कौन है? स्टूडेंट, मॉनिटर, ठीक है? इसने अपनी पावर्स को क्या किया है? डेलीगेट किया है, दूसरे इंसान के ऊपर डाल दिया है। जिस भी स्टूडेंट को डेलीगेशन का मतलब नहीं पता, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दूं, जब किसी इंसान के ऊपर बोझ बहुत बढ़ जाता है तो वो अपना बोझ क्या करता है? निकाल के किसी छोटे इंसान को दे देता है। यही होता है ना, जब हमारे घर में हमारे बड़े भाई बहन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो अपना आलतू फालतू काम उठा के हमें नहीं दे देते। मतलब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये होता है क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन अपने घर में। तो मेरी बहन ऐसी नहीं है, बट मेरा भाई, उसके पास अगर मान लीजिए कुछ भी काम होता है, फर्स्ट से कॉलेज का है या कहीं का भी है, तो व्हाट ही विल डू कि जब उसको लगेगा बहुत ज़्यादा काम हो गया, उसके जो फालतू काम होते हैं ना, बिल्कुल ऐरे गहरे वाले, वो उठा के मुझे दे देता है कि तू कर ये, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की, ठीक है? तो वही है कि भैया अपने सर का बर्डन मतलब एक्स्ट्रा वो तुम दूसरे के सर पे डाल रहे हो, बट तुम ऑब्वियसली अपने से बड़े के सर पे तो ये डाल नहीं सकते ना, है ना? अगर वो बोले कि मैं अपनी बड़ी बहन से ये काम कराऊंगा तो बड़ी बहन थोड़ी ना करेगी, क्योंकि वो तो उससे बड़ी है। वो किससे काम कराएगा? जो उससे छोटा है। तो हमेशा डेलीगेशन ऐसे जाती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट करता है। कभी सुना है किसी एम्प्लॉय ने बोला अपने बॉस को कि मैं कल नहीं आऊँगा तो मेरे बिहाफ पे ये वाला काम तुम कर लेना? अगर वो ऐसा बोलेगा ना तो वो कल जो नहीं आएगा ना, वो अपने साथ रेजिग्नेशन लेटर या फिर सस्पेंशन लेटर लेके जाएगा। चलिए, सो इसको डेलीगेट किया जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, ये थोड़ी बहुत हमेशा आपके साथ रहती है, ओके? तो ये हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू हमारा प्रीवियस वाला डिफरेंस बिटवीन, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। देखिए, वापस से ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब यहाँ देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स का टीचर, पावर्स दी गई हैं कुछ, वो अथॉरिटी कहलाई जाएगी। कुछ जिम्मेदारियाँ इसकी बनती हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाएगी। लेकिन जब भी कुछ होता है, जब भी कोई काम पूरा होता है, तो उसके लिए आंसरेबल कौन होता है? किसकी आंसरेबिलिटी बनती है? वो चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। मतलब जवाबदेही कौन होगा किसी भी टास्क के लिए। फर्स्ट से टीचर है, ठीक है? टीचर ने मॉनिटर को बोला कि भाई तुम क्या करो, रुको मैं ड्रॉ करके ही बता देती हूँ इसको। ये टीचर है, ठीक है? टीचर ने मॉनिटर को बोला कि मैं क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, डू वन थिंग, मेरे बिहाफ पे क्लास को चुप करवा के रखना, ठीक है? क्लास में डेकोरम मेंटेन करवा के रखना। तो ये उन्होंने किया काम डेलीगेट, सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट कर दिया, अपने सर का बर्डन उसके सर पे डाल दिया। अब इसको मॉनिटर को इसकी वजह से मिली है कुछ पावर्स, लेट्स से अथॉरिटी ओनली, ठीक है? पावर्स का मतलब अथॉरिटी तो है, कुछ अथॉरिटी, ठीक है? और साथ ही साथ इसको मिली है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लेकिन हुआ ये कि मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करवा पाया। क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा शरारती थे कि ये इंसान अकेला कुछ कर ही नहीं पाया। तो ऐसे में अब टीचर आके डांटेगी किसको? मॉनिटर को। मॉनिटर को, क्योंकि मॉनिटर क्लास में डेकोरम मेंटेन करने के लिए आंसरेबल था। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये टीचर को कहीं से डांट नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या फिर आपके हेड मिस्ट्रेस वगैरह होंगे, क्या ये टीचर को नहीं डांटेंगे कि अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर काम किसका था कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे? तो दो टीचर ने आपको डांटा बिकॉज यू वर आंसरेबल टू दैट टीचर। उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिम्मेदारी दी थी, तो आपकी आंसरेबिलिटी बनती थी, जवाबदेही बनती थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये टीचर भी आंसरेबल होगी प्रिंसिपल के लिए। तो आंसरेबिलिटी का एक एस्पेक्ट यहाँ पे हमने ये सीख लिया, अकाउंटेबिलिटी का एक एस्पेक्ट हमने यहाँ पे सीख लिया कि अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हल्का फुल्का हम डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी को फुल ऑन कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी तो उसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके स्कूल की टीचर है, मतलब आपकी क्लास की टीचर है। इन्होंने अपनी एब्सेंस में मॉनिटर को पावर्स दिए हैं कि तुम मेरी एब्सेंस में इस क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जिसके लिए तुम बच्चों को पनिश भी कर सकते हो। इसको ये बात समझ में आ गई, तो इसको क्या मिली है? अथॉरिटी, और उसके साथ साथ इसको मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर क्लास में वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो पाती है तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? पहले तो ये मॉनिटर होगा। ये किसके लिए आंसरेबल होगा? टीचर के लिए। और आगे अगर ये टीचर प्रिंसिपल, मतलब आगे अगर ये टीचर के सामने प्रिंसिपल आ गया, उनको भी पता चल गया क्लास में अच्छा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा, तो वो भी डांट लगाएगा किसको? टीचर को। तो टीचर आंसरेबल होती है आगे की पावर उसके लिए। तो डेलीगेट करने के बाद भी, डेलीगेशन के बाद भी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से, आंसरेबिलिटी से पल्ला नहीं चढ़ा सकते हैं। आपकी दो पावर्स जा रही हैं, आप पावर्स डेलीगेट कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। वो हमेशा आपके पास रहेगी। तो इसके लिए ये अकाउंटेबल होगा, उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। ठीक है, सो बेसिकली 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये वर्ड्स याद कैसे रखें, मतलब किसमें क्या आता है वो कैसे याद रखें। तो देखिए, जब भी पावर की बात होगी तो मतलब वो आपको अथॉरिटी की तरफ वो करना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे दिल गिव यू अ सिनेरियो एंड देन दिल आस्क यू कि बताइए इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अगर पावर वाली कोई चीज़ है कि भैया वो इस पोजीशन पे बैठा था जिसकी वजह से ही गॉट सो मैनी पावर्स, तो वो अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। और अगर मान लीजिए वहाँ लिखा हुआ है ड्यूटी, वहाँ लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन, तो ये सारे बात कर रहे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और अगर वर्ड मेंशन्ड है आंसरेबिलिटी, तो वो बात कर रहे होंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में। सो पावर की बात हो रही है तो अथॉरिटी, ड्यूटी ऑब्लिगेशन की बात हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आंसरेबिलिटी की बात हो रही है तो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि इसका क्या मतलब है। वैसे इन तीनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम, बट फिलहाल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे राइट, responsibility means all the physical and mental activities to be performed by an individual in an organization। जैसे हम टीचर हैं, टीचर्स को जिम्मेदारी क्या दी गई है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके देना है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने कंटेंट में, आपको अपना 100% देना है, आपको स्लाइड्स बहुत अट्रैक्टिव बनानी है, आपको बच्चों को कैच करके एंगेज करके रखना है। बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो ड्यूटीज़ आपको करने के लिए दी गई हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो गए। वहीं पे अकाउंटेबिलिटी में दिस से अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब और टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं, उनको पूरा करना आपकी आंसरेबिलिटी होती है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अपनी जॉब्स को कंप्लीट करना, अपना जो काम तुम्हें असाइन किया गया उसे कंप्लीट करना, योर अकाउंटेबिलिटी इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है,
डेलीगेशन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुपीरियर्स पास देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर हल्की फुल्की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास करते हैं बट कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते। वेयरएज अकाउंटेबिलिटी की बात करें, कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इट लाइज विद द सुपीरियर एज वेल एज विद द सबऑर्डिनेट। ये सुपीरियर के साथ भी लाई करता है, सबऑर्डिनेट के साथ भी लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे टीचर क्या था, सुपीरियर था, यहाँ पे मॉनिटर क्या था, सबऑर्डिनेट था। तो आंसरेबिलिटी की जब बात की गई तो मॉनिटर भी आंसरेबल था, टीचर भी आंसरेबल था। तो आंसरेबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट, पूरी तरह से क्या, बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। आप अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो ठहराए ही जाओगे अपने डीड्स के लिए। प्रिंसिपल सर जो आएंगे क्लास में, वो मॉनिटर को नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे टीचर को। वो बोलेंगे तुम क्या कर रही थी, तो वो बोलेगी मैं तो बाहर गई हुई थी किसी काम से, मैंने मॉनिटर को बोला था। वो बोलेंगे मॉनिटर को क्या बोला था वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि तुम यहाँ की टीचर हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने की और तुम वो नहीं कर पाई हो। तो आंसरेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो। आई होप डेलीगेशन का मतलब आपको पता चल गया। डेलीगेशन का मतलब बस यही होता है अपने सर की सरदर्दी किसी और के सर पे डालना, ठीक है। लेकिन वो करने से आप क्या फिर से वो नहीं हो रह पाते क्या, आंसरेबल नहीं रहोगे, बिल्कुल रहोगे। मेरे भाई ने अपने सर का काम मेरे सर पे डाल दिया, ही सेड ये काम तुझे करना है, ठीक है। फिर से बच्चों के पेपर चेक करने थे, मैंने कर दिए। बट अगर उसमें कुछ गलती मिलती है तो क्या कॉलेज वाले पकड़ेंगे मुझे? नहीं ना, पकड़ेंगे किसको? मेरे भाई को। तो डेलीगेशन आप अकाउंटेबिलिटी का नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो अपवर्ड, ये तो हमने अभी पढ़ा था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में भी। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज द मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी आर मोर अकाउंटेबल और एज यू मे मूव अप इन द मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये भी किस तरह से मूव करता है, ये भी अपवर्ड ही मूव करता है। बोलते हैं जितना ही ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे किसी इंसान को रखोगे, जितना ही ज़्यादा पावर्स किसी इंसान को दोगे, उतना ही ज़्यादा वो आंसरेबल होगा अपनी डीड्स के लिए। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट में। जल्दी से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अब हम मूव करेंगे हमारे डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों पे एक साथ तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन है। मीनिंग में से अथॉरिटी में पावर टू टेक डिसीजन, आ गया ना वर्ड पावर। पावर जो तुम्हें मिलती है किसी पोजीशन पे बैठने की, उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने का जो ऑब्लिगेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और आंसरेबल फॉर द आउटपुट असाइन टास्क, अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबिलिटी आती है कि भैया जो काम तुम्हें दिया गया क्या तुम वो पूरा कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। डेलीगेशन की बात करें तो ये बोलते हैं कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हो। और अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो ये बिल्कुल भी कतई भी नहीं तुम डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। ऑरिजिन की बात करें तो ये बोलते हैं अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, अथॉरिटी जो होती है, पावर जो होती है फॉर्मल पोजीशन की वजह से मिलती है। मैं यहाँ पे एमबी की टीचर हूँ तो मेरी ये पोजीशन की वजह से मुझे पावर्स मिली हुई है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाती है, ठीक है। और वहीं पे अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। सिंपल सा लॉजिक है, ये अथॉरिटी आपको अपनी फॉर्मल पोजीशन की वजह से मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अथॉरिटी की वजह से मिलती है, और अकाउंटेबिलिटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मिलती है, ठीक है। देन है फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही नीचे से ऊपर जाते हैं, ये पोजीशन रहती है इन तीनों की। अंडरस्टूड? तो ये हो गए हमारे तीनों के डिफरेंस बिटवीन। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। अच्छा, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। रीजन बीइंग इससे बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती हैं। मतलब मैंने इस चैप्टर में जितना भी देखा है ना, मैक्सिमम केस स्टडीज या तो डिसेंट्रलाइजेशन से पूछे जाएंगे या डेलीगेशन से पूछे जाएंगे। सो दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है।
सबसे पहले डेलीगेशन को समझते हैं। अभी मैंने मेंशन किया था मेरे भाई वाला एग्जाम्पल, राइट? अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये एक फर्श से फूल बेचने वाली है और ये इसका बच्चा है, ठीक है? एक फूल बेचने वाली है, ये इसका बच्चा है। ये क्या करती है, सड़क पे ऐसे एक बास्केट लेके निकलती है फूलों की, एक बास्केट लेके निकलेगी फूलों की, जिसमें अलग अलग तरह के फूल होंगे और कई फूल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैसे हैं, मतलब भारी हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनका वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, जब इसको लगता है कि हाँ यार मेरे सर पे ना बहुत ज़्यादा बोझा हो रहा है, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो ये उसमें से कुछ फूल निकाल के अपने बच्चे को दे देती है। तो ये अपने हाथ में ऐसे फूल पकड़ लेता है, ठीक है? क्या समझे? ये एक फूल बेचने वाली औरत है, ये उसका बच्चा है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे जब अपन निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसे घूमते रहते हैं, उनकी माँ कुछ ना कुछ बेच रही होती है और वो साथ साथ उनके घूम रहे होते हैं। जैसे अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में एक 10 नंबर मार्केट है। 10 नंबर मार्केट में ना वो ना लोहे का सामान बेचने वाले बैठते हैं, वो कहीं से आए हुए हैं और यहाँ पे लोहे का सामान बेचते हैं, ऐसे एक छोटी सी वो लगा के, मतलब नीचे ही वो क्या करते हैं, मार्केट के बीच में नीचे ही चटाई वगैरह बिछाते हैं, बेडशीट बिछाते हैं, उसके ऊपर अपना सामान रखते हैं और खुद बैठते हैं। एंड मैंने हमेशा देखा है कि वो औरतें जो भी वहाँ पे बैठती ना, अपने इतने छोटे छोटे से बेबीज़ को अपने साथ लेके बैठती हैं, या तो इतने इतने मतलब इधर उधर खेलते रहते हैं आसपास, ऐसे बेबीज़ को साथ लेके बैठती हैं। तो यूजुअली पीपल मतलब ऐसे ही फंक्शन करते हैं, स्पेशली जो अभी नई नई माएँ बनी होती हैं वो। तो ये औरत भी क्या करती है, फूल बेचती है और अपने सर पे फूलों का पूरा वो बंच रखती है और अपने बच्चे को साथ साथ घुमाती रहती है और बेचती रहती है ऐसे। अभी किसी दिन अगर इसके फूल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इसके सर पे दबाव पड़ने लग जाते हैं, तो व्हाट शी डू, वो उसमें से कुछ फूल निकाल के अपने बेटे को हाथ में ऐसे पकड़ा देती है कि तू इसको हाथ में लेके चल और तू लोगों से पूछता रहे कि उनको खरीदने हैं कि नहीं खरीदने। सो व्हाट शी डिड, इनके सर पे जब बर्डन पड़ रहा था, इनके सर पे जब एक्सेस में कोई चीज़ आ गई थी, तो वो उसको निकाल के किसको दे रहे हैं, अपने से छोटे वाले उसको दे रहे हैं। और वो कौन सी चीज़ है जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक सुपीरियर वही काम डेलीगेट करता है जो कि नॉन कोर एरिया का होता है, मतलब जो उसके काम के जो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूशल एस्पेक्ट वाले काम होते हैं वो कभी डेलीगेट नहीं करता। तुम मुझे बोलो, बीइंग अ टीचर मुझे कुछ काम डेलीगेट करना है तो मैंने पढ़ाने का काम ही डेलीगेट कर दिया। इमेजिन करो, मेरे को बीइंग अ टीचर पावर दी गई थी कि मैं कुछ काम डेलीगेट कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाने का काम ही डेलीगेट कर दिया। अब तुम मुझे बताओ ये चीज़ सेंस बनाएगी? भाई यू आर अ टीचर, तुमने पढ़ाने का काम ही डेलीगेट कर लिया। तुम क्या काम डेलीगेट कर सकते थे? तुम ये काम डेलीगेट कर सकते थे कि जब तुम क्लासरूम में आ जाओ तो तुम्हारे बाल बनाने, वो तुम किसी और को दे सकते थे कि कोई और आके तुम्हारे बाल बना जाए। तुम्हारा कंटेंट प्रिपेयर करना तुम किसी और को दे सकते थे कि भैया स्लाइड्स बनानी है, तुम बना दो। तो ये जो नॉन कोर वाले, मतलब मेरा जो मेन काम है उससे हटके जो एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ वो काम मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना मेन काम डेलीगेट नहीं करूँगी। तो सुपीरियर कभी भी अपना क्रूशल वर्क डेलीगेट नहीं करता, वो अपना वो वर्क डेलीगेट करता है जो कि एक्सेस वाला होता है, जिसकी उसको इतनी कोई वैल्यू नहीं है, जो वो रूटीन नेचर का काम होगा उसके लिए और वो दूसरे से करवा सकता है, मतलब उसका सबऑर्डिनेट सक्षम है वो रूटीन नेचर का काम करने के लिए। सो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि फूल वाली अपने सर का एक्सेस बोझ जो था वो निकाल के किसको दे रही है, अपने से छोटे बच्चे को दे रही है, मतलब अपने बच्चे को दे रही है उससे छोटा, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, उसके सर पे भी अप्रोप्रिएट वेट बना हुआ है और इसको भी थोड़ा बहुत अभी से सीख जाएगा ये कि कैसे बेचते हैं, कैसे हाथ में होल्ड करते हैं। ऑब्वियसली कल अगर मान लीजिए इसको भी सेम प्रोफेशन में जाना है तो ये भी बचपन से ही सीखता हुआ जाएगा ना। तो इससे क्या हुआ कि डेलीगेशन तुमने किया, तुम सुपीरियर थे, तुमने अपना कुछ काम रूटीन नेचर का अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, सबऑर्डिनेट ने वो काम करते करते अपने आप को सक्षम बना लिया कि अब वो हैंडल कर सकता है इस नेचर की काम।
तो इससे तुम्हारा भी भला हो रहा है, बिकॉज अब तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे सबॉर्डिनेट का भी भला हो रहा है, बिकॉज ही ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर ही कैन लर्न समथिंग, राइट। सो यहाँ पे इस बच्चे का भी भला हो गया, क्योंकि इसको भी फूल पकड़ना और पकड़ के वो करना आ गया, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे सर का एक्सेस बोझ भी निकल गया। तो अब तुम्हारे सर पे जितना भी है तुम उसे खुश मतलब खुशी खुशी में बेचना चाहोगे। अंडरस्टूड। सो डेलीगेशन का मतलब होता है अपने सर की एक्स्ट्रा सरदर्दी दूसरे के सर पे शिफ्ट करना, और ये दूसरा कौन होता है, ये आपका सबॉर्डिनेट होता है। कभी भी आप अपने से बड़े वाले को ये काम नहीं डेलीगेट करते, मतलब ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने अपने बॉस को ये काम डेलीगेट किया, नहीं, बॉस हमेशा ये काम तुम्हें डेलीगेट करेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेलीगेशन का एग्जाम्पल। लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, सो दिस इज डेलीगेशन। ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। बट देन मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों साथ में समझा देती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के सेंट्रलाइजेशन का भी डिफरेंस आने वाला है डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, ठीक है। तो डेलीगेशन हमने समझ लिया, लेट्स मूव टू दिस स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों बता देती हूँ। ओके, इमेजिन करिए देयर इज दिस फैमिली वेयर ये पापा है, ये मम्मी है, ये छोटा बेबी है उनका, और ये और छोटा बेबी है, मतलब ये और छोटी बेबी है, ऐसे, ठीक है। दिस इज द फैमिली, लाइक दिस इज हाउ द फैमिली इज। सो ये पापा है, मम्मी है, बेटा है, बेटी है, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेटी को कौन से स्कूल में जाना है, बेटे को कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, मम्मी को कौन सी किटी पार्टी ज्वाइन करनी है, कहाँ पे घर लेना है। दोबारा सुनना, पापा मम्मी बेटा बेटी, ठीक है, ये फैमिली है। बच्ची को कौन से स्कूल में भेजना है, बच्चे को कौन से वाले स्पोर्ट्स खिलाने हैं, मम्मी को कौन सी वाली किड्डी पार्टी में भेजना है, घर कहाँ खरीदना है, ये सारे की सारी चीज़ों के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है पापा द्वारा। क्या समझे? छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज, हर एक चीज के बारे में जो सोच विचार करनी है, जो डिसीजन लेना है, जो सिलेक्शन करना है, वो कौन करेंगे? वो करेंगे ये पापा, ठीक है। बच्ची का स्कूल से लेके घर कहाँ खरीदना है, किटी पार्टी कहाँ ज्वाइन करनी है, स्पोर्ट्स कौन से खेलने हैं, कौन से लोकेलिटी में जाना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना है, किसकी पार्टी अटेंड करनी है, किसकी नहीं करनी है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ को लेके जो डिसीजन लिया जाता है वो पापा द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ये है आपकी सिचुएशन नंबर 1। चलिए अब हम लेते हैं सिचुएशन 2 का एग्जाम्पल। सिचुएशन 2 में क्या है, ये भी सेम फैमिली है, पापा मम्मी बेटा बेटी, ठीक है। ये भी सेम फैमिली है, लेकिन ये ना थोड़ी कूल फैमिली है। ये क्या है? थोड़ी कूल फैमिली है। इसमें पापा बोलते हैं कि लड़की तुम्हें कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है तुम डिसाइड करो, बिकॉज अल्टीमेटली ये तुम्हारे लाइफ के बारे में है। बेटा तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है तुम डिसाइड करो, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली खेलना तुम्हें है। मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मतलब आई मीन बीवी, कौन सी किड्डी पार्टी ज्वाइन करनी है तुम डिसाइड करो।
घर कहाँ लेना होगा मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, ये है हमारी सिचुएशन नंबर 2। समझ आया? वापस चलें, पहले चलते हैं हम इस पे सिचुएशन नंबर 1 पे। मम्मी पापा बेटा बेटी 4 लोगों की फैमिली है। इस फैमिली में छोटे से छोटे डिसीजन को लेके बड़े से बड़ा जो डिसीजन होता है वो लिया जाता है इनके पप्पा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इनके पप्पा द्वारा लिया जाता है। पिंक कलर से करेंगे हम बाकी का। तो हर एक डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर इंसान कर रहा है। ये है सिचुएशन 1। और फिर आई सिचुएशन 2 जहां पे सेम नेचर की फैमिली है बट ये फैमिली थोड़ी कूल है। पापा बोलते हैं भैया अगर कोई चीज तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसका डिसीजन लेने का हक तुम्हें बनता है, उस चीज पे डिसाइड करने का अधिकार तुम्हारा बनता है। सो घर लेना है तो मैं डिसाइड कर लूंगा। किटी पार्टी मम्मी को कौन सी ज्वाइन करनी है मम्मी खुद डिसाइड करे। बेटे को कौन से वाला स्पोर्ट्स खेलना है वो खुद डिसाइड करे। बेटी को कौन से वाला स्कूल ज्वाइन करना है वो खुद डिसाइड करे। बिकॉज अल्टीमेटली दीज थिंग्स आर गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। आपकी लाइफ इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होएगी तो तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है खुद डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो सिचुएशन 1 में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सारी की सारी पावर्स एक इंसान ने अपने पास होल्ड करके रखी हुई है। एक सेंट्रल अथॉरिटी ने पूरी की पूरी पावर्स अपने हाथ में रखी हुई हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी की सारी पावर्स खुद के पास होल्ड करके रखना, किसी के साथ कोई भी पावर्स वो ना करना, मतलब बांटना नहीं। वहीं पे यहाँ पे जो चीज़ तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है उसे तुम डिसाइड कर रहे हो। मतलब यहाँ पे पावर्स क्या है? बाइफोकेटेड हैं, सेग्रीगेटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो तुम्हारे फेट को डिसाइड कर रही है। अगेन दोबारा से समझ लो, सिचुएशन 1 में क्योंकि एक सेंट्रल बॉडी, मतलब पापा जो थे वो सेंट्रल बॉडी बने हुए थे, तो सारे डिसीजन मेकिंग वो खुद से कर रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो थी सिनेरियो सेंट्रलाइजेशन की। वेयर एज ये वाला सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर सेग्रीगेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग्स डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। So what is decentralization? Decentralization is nothing when the power is distributed amongst different levels, that is called decentralization. इन तीनों में पावर्स क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। टॉप लेवल के पास अपनी अलग पावर्स रहेंगी, मिडिल लेवल के पास अपनी अपनी पावर्स रहेंगी, लोअर लेवल के पास अपनी खुद की कुछ पावर्स रहेंगी, और उनकी डिसीजन मेकिंग का अधिकार अपने अपने लेवल का रहेगा इन लोगों के पास। मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो एक सेंट्रल बॉडी बना होगा और सारी डिसीजन मेकिंग वो कर रहा होगा। नो, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सेग्रीगेटेड होती है। ठीक है, सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। पहले वाला सेंट्रलाइजेशन था और उससे पहले वाला डेलीगेशन पढ़ा था हमने। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाते हैं अब यहाँ पे और एक एक करके सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के पहले, और फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ये है स्कोप या पार्टीज इन्वॉल्व के बारे में। स्कोप पार्टीज इन्वॉल्व में ये बोलते हैं डेलीगेशन में, delegation is limited in scope because in delegation only 2 parties are involved. It is confined to manager and his immediate subordinates. जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, delegation कहाँ बनाया है हमने? delegation बनाया है हमने यहाँ पे, या दिस वन। अब डेलीगेशन में आप कौन कौन देख सक रहे हो? इसमें एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है, एक बड़ा बंदा है, एक छोटा बंदा है, एक बॉस है, एक उसका जूनियर है, राइट? तो इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बस। एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। मतलब बड़ा इंसान था, उसने अपनी पावर्स थोड़ी सी नीचे वाले इंसान को दे दी अपना काम करवाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शिफ्ट कर दी। ठीक है,
सो डेलीगेशन में ओनली 2 पार्टीज आर देयर, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट। सुपीरियर अपना काम सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी सी वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही लिमिटेड नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज लार्ज और वाइड इन स्कोप बिकॉज इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स आर इन्वॉल्व्ड, which means almost all the employees in the organization are involved in the process of decentralization. It means pushing down the authority at every level, at managerial level. Okay, so यहाँ पे आ जाइए वापस decentralization में, यहाँ पे। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लेवल के इंसान जो होते हैं वो अपने लेवल की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो खुद करते हैं। दैट मीन्स हर लेवल के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। ये 2 लोगों तक तो लिमिटेड नहीं रहा ना। डेलीगेशन में सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज ये लार्जर स्केल पे हो पाता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे पावर्स का, बाइफिकेशन होता है यहाँ पे पावर्स का अमंग्स डिफरेंट लेवल्स। दैट मीन्स ये बहुत ही बड़े स्केल की बात हो रही है। तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट है। सो डेलीगेशन अगर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो डेलीगेशन बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट स्टेटस। डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स। ये बोलते हैं, दो हम मानते हैं कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है बट ये रूटीन नेचर का काम है। जब भी किसी मैनेजर को लगता है हाँ यार मेरी सरदर्दी बढ़ गई है, वो थोड़ा सा पावर उठा के नीचे वाले को दे देता है, थोड़ा सा काम उठा के नीचे वाले को दे देता है। तो ये रूटीन नेचर वाला जॉब है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये इंप्लीमेंट करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो सेंट्रलाइजेशन होता है या डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये प्रॉपर मतलब पहले से बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करने वाली है। क्या हमें यहाँ पे सबको पावर्स देनी है या फिर हमें पावर सेलेक्टेड हाथों में रखनी है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज वन टाइम डिसीजन एंड इट इज अ पॉलिसी मैटर। द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड वेदर टू फॉलो द डिसेंट्रलाइज्ड or centralized policy and once the decision is taken it is very difficult to change the decision. एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है या सेंट्रलाइजेशन करना है, उसके बाद ये डिसीजन आप बहुत ऐसे कोई फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स गोना बी डिफिकल्ट। आपने प्रॉपर फंक्शनिंग बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में, फिर से यहाँ पे एसईओ टीम को बोल दिया गया है कि आप अपनी टीम का जिम्मेदारी खुद लीजिए। टीचर्स वाले ग्रुप को बोल दिया गया है आप अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लीजिए, खुद ही डिसाइड करिए क्या करना है कैसे करना है। कंटेंट टीम को ऐसा बोल दिया गया है, कैमरामैन टीम को ऐसा बोल दिया गया है। उसके बाद तुम एक दिन बोलो नहीं नहीं सारी डिसीजन मेकिंग मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, कोई भी डिसीजन मेकिंग तुम अपने हाथ में नहीं लोगे, तो कितना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि लोग तो ऑलरेडी उस चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं ना, फैल जाएंगे वो तो तुम्हारे सामने, फिर उनको लगेगा नहीं यार ये तो हमारे हाथ से पावर छीनने की बात हो रही है। तो सेंट्रलाइजेशन करनी है या डिसेंट्रलाइजेशन करनी है आपको बहुत पहले ही डिसाइड करना पड़ता है और वंस इम्प्लीमेंटेड यू विल हैव टू मेक श्योर कि भाई वो चीज़ हो उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीडे मैनेजर्स शेयर देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैनेजर्स यूजुअली अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते रहते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। Delegation में they say in the process of delegation the managers pass the authority and the responsibilities to the subordinates and after that also there is constant and continuous supervision by the managers to keep a check how subordinates are performing their activities. Superior था, superior ने अपनी कुछ काम subordinate को दे दिए बट ये फिर चैन से बैठ नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली आंसरेबिलिटी तो इसकी भी बनेगी। कोई काम इसने ख़राब कर दिया ना, जवाबदेही ये होगा, तो ये मेक श्योर करेगा कि भैया ये काम ढंग से कर रहा है। टीचर जब मॉनिटर को कोई काम दे के जाती है तो वो ये नहीं करती कि भैया इसके भरोसे छोड़ दिया हमने संसार, नहीं, अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो बिल किसके नाम पे फटेगा, पहले टीचर के नाम पे फटेगा। सो इसलिए टीचर पहले मेक श्योर करती है कि भाई मॉनिटर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अक्सर आपने देखा होगा जब कोई टीचर अपना कुछ पर्सनल काम कर रही होती है, कुछ पेपर वगैरह चेक करने का, और मॉनिटर को काम दे देती हैं कि भैया तुम क्लास को चुप कराने का काम करो, डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम करो, तो वो बीच बीच में आके देखती भी रहती हैं कि क्लास में सब कुछ है जैसा मैंने बोला था कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर भी तो अल्टीमेटली क्लास का ही एक बंदा है ना।
कहाँ पता लगता है 2 मिनट में कुछ भी करने के लिए। सो वही है कि यहाँ पे जो सुपीरियर होता है, ही विल मेक श्योर ऑलवेज कि भैया सब ऑर्डिनेट अपना काम ढंग से कर रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है देन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आगे चल के। डिसेंट्रलाइजेशन में ये बोलते हैं, इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन बिकॉज वंस द अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टमेटिकली देयर विल बी पीरियोडिक प्रेजल एंड नॉट कंटिन्यूस सुपरविजन। यहाँ ये बोलते हैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि यहाँ पे कैमरामैन टीम को बोलती है तुम अपना खुद जानो, एसईओ टीम को बोलते हैं तुम अपना खुद जानो। तो एसईओ टीम देखो, जब हम किसी इंसान को जिम्मेदारी दे देते हैं ना, हम उसको बोलते हैं कि हाँ जब हम आई शुड से जब हम किसी इंसान को फ्रीडम दे देते हैं ना, तो वो जिम्मेदार इन अ मतलब आफ्टर अ वाइल बन ही जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि नाउ यू हैव टू डिसाइड तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो भाई मैं ऐसे रैंडम डिसीजन नहीं लूँगी। मुझे पता चल चुका है, मेरे घर वालों ने मुझे फ्रीडम दे दी है, वट एवर आई कैन डू, मतलब वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू, ठीक है। लेकिन मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगी कि यार अब चलो, पहले तो मतलब वो अपना मॉनिटरिंग करते रहते थे, सुपरविजन करते रहते थे, तो मैं थोड़ा बहुत चल लेती थी ढंग से। लेकिन अब उन्होंने मेरी बागडोर मेरे हाथ में दे दी है, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा आई विल हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी अच्छे से ले पाऊँ, राइट। तो बस वही चीज़ हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में कि आप जिम्मेदारी बांट देते हो, आप बोल देते हो भैया ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। तो इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाले हो जाते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं कि नहीं अब जब सारी चीज़ें हमारे सर पे पड़ गई है तो लेट्स बी वेरी जिम्मेदार सो दैट कुछ भी गलत ना हो। स्कोप की बात करें तो ये नैरो स्कोप रखती है, वेयरएज ये वाइड स्कोप रखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ये काइंड ऑफ मतलब डेलीगेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद नेचर एसेंशियल के बारे में बात करें तो डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट एंड बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। ये बोलते हैं कि ये वाली डेलीगेशन वाली चीज़ जो है ये मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग सारे काम एक इंसान नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं जाके तो कुछ ना कुछ डेलीगेशन करना ही पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है। जब तुम्हें लगता है कि भैया हाँ तुम्हें अडाप्ट करनी चाहिए तो तुम कर लो, नहीं लगता तो मत करो, सिंपल। पर्पस की बात करें तो डेलीगेशन में ये बोलते हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स की बर्डन रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अपने सर का एक्स्ट्रा काम दूसरे के सर पे डालना, मतलब आपकी सरदर्दी थोड़ी सी कम हो जाए, जबकि ये किया जाता है ताकि हम सब ऑर्डिनेट्स के रोल को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बना पाएँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर, जो आपका जस्ट आपके ऊपर जो सुपीरियर होता है उसके द्वारा आपको अथॉरिटी ग्रांट की जाती है डेलीगेशन के केस में। बट इन दिस केस यहाँ पे टॉप लेवल द्वारा ये चीज़ आती है कि भैया सारे लेवल्स अपने अपने डिसीजन मेकिंग खुद करो, ठीक है। तो ये टॉप लेवल द्वारा असाइंड होती है, जबकि ये वाली आपके इमीडिएट सुपीरियर से आती है। तो ये 8 डिफरेंसेस हैं। और अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। चलिए मैं थोड़े साइड हो रही हूँ, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकेंड, थर्ड, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि पेपर में कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको ध्यान में ना रहे। आपको पता है ना, इंडिविजुअल पॉइंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो अब आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको कौन से 3 पॉइंट या कौन से 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट डिफरेंस बिटवीन पे, जो कि है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका एग्जाम्पल देके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि मम्मी पापा भाई बहन का एक परिवार है, पापा हर एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन सबको परमिशन देते हैं कि तुम अपने अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर लो, तो डिसेंट्रलाइजेशन बस वही चीज़ है। यहाँ पे हम बस उसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मीनिंग। सेंट्रलाइजेशन में दे से इट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल। ऊपर बैठे हुए लोग इतने वो होते हैं कि सारी की सारी पावर खुद होल्ड करके रहते हैं। वो बोलते हैं भैया जो डिसाइड करना हम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बस उतना करना है जितना तुम्हें काम दिया गया। बट व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें ये बोलते हैं इट रेफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जब आप पावर्स का बाइफिकेशन करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती है, यहाँ पे हर एक बॉडी अपने आप में सेंट्रल वाला काम कर रही होती है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स,
Top management retains the maximum authority. The authority with middle and lower management is very low. ये बोलते हैं क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है, टॉप लेवल के पास होती है, तो मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास होगी. मिडल वाले और लोअर वाले बहुत ही कम अथॉरिटी इंजॉय करते हैं. बट इसकी बात करें तो यहाँ पे अथॉरिटी सिस्टमैटिकली डिवाइडेड होती है हर एक लेवल पे. हर एक लेवल को मौका मिलता है कि भैया तुम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, तुम इनिशिएटिव लो, तुम सारी चीज़ें करो जो तुम्हारे बस में है. सुटेबल की बात करें तो इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन सुटेबल होती है स्मॉल स्केल और स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन सुटेबल होती है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देखिए सेंट्रलाइजेशन क्योंकि छोटे स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया एक सेंट्रल बॉडी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रख सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है तो एक सेंट्रल बॉडी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होल्ड कैसे बनाएगी, नॉट पॉसिबल ना. उसे होल्ड बनाने के लिए मतलब सिलेक्टेड नंबर की ज़रूरत होती है. एक नंबर के बियॉन्ड चला जाए तो वो होल्ड कैसे बना पाएगी सबके ऊपर, इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफर किया जाता है. वैसे आज की डेट की अगर मैं आपको बात बताऊँ, आज की डेट में ना एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होता है ना ही एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन होता है. कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन रखें. जो क्रूशल चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड वे से डील करेंगे और जो नॉन क्रूशल नेचर की चीज़ें हैं, रूटीन नेचर की जॉब्स हैं, उन सब के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर देते. तो वो 50-50 वाली चीज़ चलती है आज की डेट में प्रैक्टिकली. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें तो मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शंस. सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स के पास लेस फ्रीडम होता है, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स हैव मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन. यहाँ पे उनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है. ठीक है. And that's it. But before that, let's take screenshot. Like you guys take screenshot. मैं तो क्या ही लूँगी, मेरे पास slides हैं. ठीक है, डन है. That's it. इस वाले डिफरेंस बिटवीन वाले वीडियो में बस इतना सही डिफरेंसेस थे. चैप्टर 5 के डिफरेंसेस हमने यहाँ पे कवर किए थे. अब हमारी नेक्स्ट पार्ट आएगी, दैट इज पार्ट नंबर 4, और उसमें हम कवर करेंगे 6th, 7th एंड 8th चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन. वैसे आई गेस 8th चैप्टर में ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन है नहीं, 6th और 7th से ही बेसिकली उठाए जाएंगे. सो लेट्स वेट फॉर दैट पार्ट एंड आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गई हैं. कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. एंड इसी के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है, उस लिंक पे जाएंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स के पास आ जाएगी. मैग्नेट ब्रेन्स आपको खुद कॉल कर लेगा एंड देन दिल टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है. मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू बल्कि वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के थ्रू भी. मतलब अब हमारे पास सब चीज़ें हैं, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल भी है. तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे वीडियोस एक्सेस करना चाहें आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड हमारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो ये सब हैं. इसमें हमने मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर दिया है. कुछ ऐसे हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ और नए आने वाले हैं. सो वेट फॉर दैट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ने हेल्प किया. दैट्स इट. अच्छे से पढ़िए, बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाइए. And all the very best. Thank you so much for watching this video.